Hi everyone, I am Kumul Panuli from Omnify Education and today I'm going to discuss about blood and its component. So let's start the topic with the definition of blood. So student, the definition of blood is a fluid connective tissue. Now the question will arise why blood is considered as a connective tissue. कि जो blood होता है उसको connective tissue क्यों कहा गया है? So before going into this you should know about connective tissue. कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है तो कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट बाइंड्स प्रोटेक्ट्स transport nutrients and connects different organs of the body together, and our blood has all these qualities like it transport different materials and gases to all the parts of the body. It connects every tissue and organs inside our body, and a component of blood called WBC provide protection against infections or foreign materials. Foreign materials means जो germs होते हैं they are considered as foreign material. Now ब्लड जो है वो फ्लूइड क्यों उसे बोला गया है, क्योंकि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा. तो प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा ब्लड इज फ्लूइड इन नेचर. स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ब्लड इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड फॉर लाइफ, fluid for growth and fluid of health. So let's discuss why blood is also known as fluid for life, growth and health. See, blood क्या है, blood को fluid for life क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देखो जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है आपकी सेल्स और टिश्यूज में. तो सेल्स और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस लंग्स तक लेकर आने का काम करता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फ्लूइड फॉर लाइफ. ओके, ब्लड इज फ्लूइड फॉर ग्रोथ एज इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. मतलब जो ब्लड होता है उसे फ्लूइड फॉर ग्रोथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी या रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स या अदर मटेरियल्स होते हैं उनकी सप्लाई करता है ब्लड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक. ब्लड इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ हेल्थ एज इट ट्रांसपोर्ट डिजीज फाइटिंग सब्सटेंसेज टू द टिश्यूज एंड वेस्ट टू द किडनीज. ब्लड जो है उसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डिजीज फाइटिंग सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है, और आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज हो रही है उनकी वजह से जो भी वेस्ट बनता है उस वेस्ट को किडनीज तक पहुंचाने का काम करते हैं, सो दैट किडनी में फर्दर प्रोसेस हो सके, यानी कि जो वेस्ट है उनका एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो सब हो सके. नाउ द नेक्स्ट topic is properties of blood. So the first property is color. Blood is red in color because of the presence of a pigment called hemoglobin. कि जो blood होता है ये red color का इसलिए होता है क्योंकि इसमें hemoglobin present होता है, और जो hemoglobin है इसको respiratory pigment भी बोला जाता है. ठीक है, अब conventionally जो diagrams होते हैं उसमें जो जैसे जो circulation of blood है उसमें जो diagram होता है उसमें veins जो होती है उनको blue color का दिखाया जाता है, और जो arteries होती है उनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसे रेड कलर का दिखाया जाता है. बट दिस इज जस्ट फॉर कंट्रास्ट. इट डजंट मीन दैट द ब्लड इनसाइड द वेन इज ब्लू, इट इज एक्चुअली डार्क रेड. ठीक है, कि जो ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का ही होगा और ब्राइट रेड का होगा जब आर्टरी से लिया जाएगा, और डार्क रेड होगा जब इसे वेन से लिया जाता है. ठीक है, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नेवर, ब्लड इज नेवर स्टेशनरी, विच मीन्स कि जो ब्लड होता है इट इज ऑलवेज इन मोशन फ्रॉम द हार्ट टू द आर्टरीज एंड बैक थ्रू द वेन्स. यानी कि जो ब्लड है वो हमेशा मूव करता रहता है. इट इज़ नेवर स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, नेवर स्टेशनरी का मतलब है कि ये स्टैग्नेंट नहीं होता है, कहीं पे रुकता नहीं है, हमेशा मूवमेंट इसमें होता रहता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन एंड सॉल्टी. देखो स्लाइटली एल्कलाइन यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है. एज यू नो अ पीएच बिलो 7 इज एसिडिक एंड अ पीएच हायर देन 7 इज एल्कलाइन. तो जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है. दैट इज व्हाई इट इज स्लाइटली एल्कलाइन. एंड सॉल्टी का मतलब क्या है कि जो ब्लड का टेस्ट, ब्लड इज salty due to the breakdown of sodium and chloride ions which come from the food. यानी कि जो सॉल्टीनेस है ब्लड में वो आपके हमारे जो फूड होता है, फूड में प्रेजेंट जो सॉल्ट होते हैं उनकी वजह से ये थोड़ा सॉल्टी होता है. ठीक है,
नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम, कि जो ब्लड होता है, an average human adult contains 5 to 6 liters blood, यानी कि जो एक एवरेज ह्यूमन एडल्ट होता है उसमें जो ब्लड की अमाउंट होती है वो 5 से 6 लीटर के बीच में होती है, ठीक है। वैसे जो ब्लड की अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो साइज है और उसका वेट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट एक एवरेज ह्यूमन एडल्ट में जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि यहाँ पे एक और लाइन लिखी है कि इट मेक्स 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन का वेट 70 से 80 केजी के बीच में है तो उसकी बॉडी में जो ब्लड होना चाहिए वो एटलीस्ट 5 to 6 लीटर ब्लड उसकी बॉडी में होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो जो फीमेल्स होती है ना, दे टेंड टू हैव लोअर ब्लड वॉल्यूम देन मेल, ठीक है, कि जो फीमेल्स हैं उनमें उनका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो मेल के कंपैरिजन कम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये जो ब्लड होता है ये रफली इंक्रीज कर जाता है 50%, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी ब्लड की। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज लिक्विड कंपोनेंट एंड अदर वन इज सेलुलर और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सी जो लिक्विड कंपोनेंट्स होता है ये टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% कवर करता है। इसमें आता है प्लाज्मा, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट प्लाज्मा इज अ कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू ब्लड, कि प्लाज्मा वो कंपोनेंट है जो ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, लिक्विड कंपोनेंट है इसलिए फ्लूइडिटी या ब्लड को फ्लूइड बनाने का काम ये करता है, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है इसमें 91 to 92% वाटर होता है और रेस्ट 8 to 9% इसमें प्रोटीन्स या सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स और सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा है इट इज लाइट येलो कलर्ड एल्कलाइन लिक्विड। अच्छा, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कोगुलेंट्स आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं। अब देखो जो कोगुलेंट्स होते हैं, कोगुलेंट्स का मतलब होता है कि वो ऐसे फैक्टर्स जो कोगुलेशन की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई लिक्विड जो हो वो अपनी स्टेट को चेंज करके सॉलिड या सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उस प्रोसेस को कोआगुलेशन की प्रोसेस बोला जाता है। तो प्लाज्मा में वो कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये आपके पास कई बार क्या होता है कि एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि जो प्लाज्मा है क्या वो कोगुलेट नहीं कर सकता, तो प्लाज्मा कोगुलेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो मेनली जो प्लाज्मा मेन प्रोटीन्स होते हैं वो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होते हैं। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो होते हैं ये इनका काम होता है कि जो आपके विटामिन, एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में भी जो मेनली जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक सोडियम क्लोराइड होता है और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो एल्कलाइन होता है। जैसे आपको बताया था कि ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, तो वो एल्कलाइन किसकी प्रेजेंस से हो रहा है कि प्लाज्मा में जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट है उनकी वजह से ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है। लास्ट आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, की जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम होता है कि जो भी इन्फेक्शन, अगर किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा, अब जैसा आपको मैंने बता दिया कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर या कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्लाज्मा से हटा दिया जाए तो ये सीरम कहलाएगा। ये भी वन वर्ड या एमसीक्यूज में आपके पूछा जाता है कि प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिए जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीरम कहलाता है फिर, ठीक है। Second component is cellular or formed elements. They are also known as solid components. So solid components or cellular components are divided into three parts: RBCs, WBCs, and platelets. First one is RBCs. See, RBCs are also known as erythrocyte or red blood cells or red blood corpuscles. एरिथ्रोसाइट्स में जो एरिथ्रो वर्ड है इसका मीनिंग होता है रेड और साइट का मीनिंग होता है सेल। जो आरबीसीज हैं दे आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड जो स्ट्रक्चर होता है आरबीसीज का वो बाइकॉन्केव होता है, दे आर स्मॉल इन साइज प्लस दे आर वेरी माइन्यूट, यानी कि जो साइज होता है इनका अराउंड जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोन के करीब होता है। 7 माइक्रोन का मतलब है, यानी कि 1 माइक्रोन का मीनिंग होता है 1000 ऑफ
अ मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग। तो जो आरबीसीज होती हैं वो 7 माइक्रोन होती हैं डायमीटर में। नेक्स्ट आता है बाई कॉन्केविटी। बाई कॉन्केविटी का बाई कॉन्केव होती है, इसका मीनिंग क्या है कि बाई कॉन्केव मीन्स दे आर कॉन्केव ऑन बोथ साइड। कॉन्केव होने का मतलब क्या है, बाई कॉन्केव होने का मीनिंग क्या है कि ये सेंटर में तो फ्लैट होती हैं बट दे आर थिक एंड राउंडेड एट द पेरिफेरी, यानी कि जो एज होता है वो एज इनका कैसा होता है, थिक होता है और राउंड होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो आरबीसीज होती हैं व्हेन दे आर बीइंग प्रोड्यूस दे हैव वन न्यूक्लियस, यानी कि जब इनका प्रोडक्शन हो रहा होता है तब इनके पास न्यूक्लियस तो होता है, बट जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो जो न्यूक्लियस इनमें होता है वो न्यूक्लियस मेच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं प्रेजेंट होता है, और इनका जो शेप है यानी कि ये बाइकॉन्केव होते हैं। तो इन सारी क्वालिटीज की वजह से, इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से जो आरबीसीज होती हैं वो ऑक्सीजन को और अच्छे से कैरी कर सकती हैं, यानी कि आरबीसीज का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू कैरी ऑक्सीजन टू आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जाती हैं। तो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने के लिए इनके पास क्या क्वालिटी है कि ये न्यूक्लियस लेस है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा इनमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, ठीक है। बट आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिसकी वजह से जिस ऑक्सीजन को ये कैरी कर रही है उसको वो यूज नहीं कर सकती सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से जो भी सब्सटेंसेस को ये कैरी करी होंगी वो उनका भी यूटिलाइजेशन आरबीसीज के थ्रू नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन सब क्वालिटीज की वजह से ही आरबीसीज क्या होती हैं, ये आरबीसीज को क्या बनाती हैं कि जो आरबीसीज हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। आरबीसीज हैव नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच मेक्स आरबीसीज मोर फ्लेक्सिबल फॉर देयर मूवमेंट थ्रू कैपिलरीज। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज डब्ल्यूबीसीज। जो डब्ल्यूबीसीज होती है दे आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूको का मीनिंग होता है व्हाइट और साइट का मीनिंग एज यू नो इट इज सेल। अच्छा, डब्ल्यूबीसीज जो है ये इनको व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं और ये पूरे ब्लड वॉल्यूम का 1% पार्ट बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो डब्ल्यूबीसीज है दे हैव न्यूक्लियस, यानी कि जैसे आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड थी लेकिन डब्ल्यूबीसीज न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज में डिफरेंस लिखने को आता है तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो आरबीसीज हैं दे आर रेड इन कलर, डब्ल्यूबीसीज आर व्हाइट इन कलर। सेकंड डिफरेंस इज आरबीसीज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, मेच्योर आरबीसीज, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मेच्योर आरबीसीज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस बट डब्ल्यूबीसीज कंटेन न्यूक्लियस। ओके, third difference between RBCs and WBCs is that RBCs contain hemoglobin but WBCs do not contain hemoglobin. Okay, नेक्स्ट आता है कि जो WBCs है उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है। WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लेन। तो इन तीन पार्ट्स में जो WBCs है इनका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है कि जो WBCs हैं दे आर एमिबॉइड इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एमिबॉइड होता है और कुछ में ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ WBCs ऐसी हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सी ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ एंजाइम्स कंटेन करते हैं। वो एंजाइम्स फिर जो आपको पता ना कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोटेक्शन यानी कि कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर वो एंजाइम अपना काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी कि ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस के बेसिस पर ल्यूकोसाइट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ओके, ग्रैनुलोसाइट्स मीन्स वो WBCs जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाएगा। और ए ग्रैनुलोसाइट्स यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, उन्हें ए ग्रैनुलोसाइट बोला जाता है। Granulocytes are divided into three parts: eosinophils, basophils and neutrophils, ठीक है। Whereas A granulocytes are divided into two parts: lymphocytes and monocytes।
तो WBCs जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स बिकॉज दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। कुछ सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, कुछ सेल्स जो फॉरेन सब्सटेंसेस या फॉरेन मटेरियल्स जो होते हैं लाइक जर्म्स जो होंगे उनको इनगल्फ कर लेती है। ये जो इनगल्फमेंट की प्रोसेस जो होगी इसे बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। तो आप लिख सकते हो कि जो WBCs हैं उनका मेन जो फंक्शन होता है दैट इज फैगोसाइटोसिस, यानी कि फॉरेन मटेरियल्स जो होंगे उनको ये एनगल्फ कर लेते हैं। जो WBCs होती हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 to 20 डेज का होता है। ऐसे ही जो RBCs हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। फिर जो WBCs में आपको टाइप्स बताया है, WBCs में जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। एंटीबॉडीज आपको जो आपके जब आप कोई फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसके अगेंस्ट ये कुछ सब्सटेंसेस बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है लिम्फोसाइट। ये एंटीबॉडीज उस जर्म को या तो न्यूट्रलाइज कर लेगी या उसकी किलिंग कर लेती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मीनिंग होता है क्लॉट, साइट का मीनिंग होता है सेल। सी जो प्लेटलेट्स होते हैं ना ये बहुत स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। ये इनका प्रोडक्शन भी बोन मैरो में होता है। बहुत माइन्यूट ओवल और राउंड स्ट्रक्चर ये है। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 5 डेज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो फंक्शन है प्लेटलेट्स का वो ये है कि ये क्लॉटिंग की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पर उस इंजरी को यानी कि जो जहां पर इंजरी हुई है वहां पर प्लेटलेट्स कलेक्ट होकर डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। डिसइंटीग्रेट करने के बाद ये केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसे बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज फिर वहां पर ब्लड जो होता है उसको क्लॉट करता है सो दैट जो फर्दर ब्लीडिंग की प्रोसेस ना हो। ठीक है, तो platelet is very important in clotting process. So this was all about blood and its components and I hope you will like it, and if you have any query please feel free to reach out to us by leaving a comment below. Thank you.